पीनियल ग्लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी है, लेकिन तब भी आपको इसके बारे में जानना है। पीनियल ग्लैंड बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि पीनियल ग्लैंड अपने आप में एक राज है, अभी भी इसके बहुत सारे फंक्शन क्लियर नहीं है। शुरुआत में मतलब अगर हम बात करें हम 17वीं सेंचुरी, तभी से पीनियल ग्लैंड अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि बेटा ये ब्रेन के लगभग बीचों बीच लोकेटेड है, लगभग बीचों बीच लोकेटेड है, ठीक है। और इस वजह से हम इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। थर्ड आई क्यों बोलते हैं? दो आंखें हैं, तीसरी आंख इसे क्यों बोल रहे हैं अभी हम आगे बातें करेंगे। बीचों बीच लोकेटेड है, थर्ड आई बोलते हैं। और ये एक्चुअल इसकी पोजीशन जो है वो ये है कि ये फोर ब्रेन के डोर्सल साइड पाई जाती है। तो पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, बिल्कुल एक बिल्कुल मटर के दाने की तरह लटकी रहती है। अब अगर हम बात करें पीनियल ग्लैंड की, तो चलिए हम वापस अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। पीनियल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो पीनियल ग्लैंड आपकी एक हार्मोन निकालती है जिसे बोलते हैं मेलाटोनिन। इस हार्मोन की कहानी बहुत अच्छे से समझिएगा। ये मेलाटोनिन अपने आप में एक रहस्य है। मेलाटोनिन, पहली बात आप क्लियर कर लो कि मेलाटोनिन सिर्फ पीनियल ग्लैंड ही नहीं निकालती है, मेलाटोनिन आपकी जीआईटी भी निकालती है, मेलाटोनिन आपकी डब्ल्यूबीसी भी निकाल सकती है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि मेलाटोनिन इज सिक्रीटेड बाय पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन को सिंथेसाइज करती है और सिक्रीट करती है। अब ये जो आपका मेलाटोनिन है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर मैं एक मेन पॉइंट लिख रहा हूं, इसे अच्छे से देखिएगा। अभी आपने पढ़ा था मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पढ़ा था मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपने ये पढ़ा था कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है? पार्स डिस्टेलिस, जिसका दूसरा नाम था एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी किसमें आती है? एडेनोहाइपोफिसिस में। और यहां पर मैंने एक हार्मोन का नाम लिया मेलाटोनिन। अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हो, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन आपका सिक्रीट करती है पीनियल ग्लैंड, इस पॉइंट को लिख लेना। और वहीं पर जो आपकी मेलानोसाइट है, मेलानोसाइट वो सेल है, सेल प्रोड्यूसिंग मेलानिन, अर्थात एक ऐसी सेल जो मेलानिन का प्रोडक्शन करे, ठीक है। और नाम पकड़िए, साइट का मतलब सेल, मेलानो मतलब मेलानिन। और ये जो आपका मेलानिन है, मेलानिन एक्चुअली में पिगमेंट है जो आपकी स्किन का कलर डिसाइड करता है कि आप करिया होगे या गोरे होगे। चलिए इस चीज को छाप लीजिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि ये जो आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करता है? जैसे मान लीजिए मैंने एक मेलानोसाइट बनाई, ठीक है, स्किन में सेल्स पाई जाती हैं, और ये आपका मेलानिन है। तो आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, अच्छे समझना बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड मेलाटोनिन निकालती है, दोबारा सुनना, पिट्यूटरी ग्लैंड मेलाटोनिन निकालती है। पार्स डिस्टेलिस क्या निकालता है? आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पार्स डिस्टेलिस मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालेगा। और ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है? मेलानोसाइट जो कि एक सेल है, इसमें मौजूद मेलानिन को चारों तरफ फैला देता है, जिसकी वजह से आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन कैसा आता है? डार्क। वहीं पर जो आपका पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड निकालती है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? वो इसको एक प्लेस पर कंसंट्रेट करा देता है, जिसकी वजह से आपके स्किन का कलर कैसा आता है? फेयर। तो मेलाटोनिन की वजह से स्किन का कलर कैसा आएगा? फेयर। और वहीं पर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्योंकि ये फैला देता है चारों तरफ आपके मेलानिन को, इस वजह से स्किन का कलर आएगा डार्क। क्लियर? इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि मेलाटोनिन कहीं ना कहीं हमारे पिगमेंटेशन को भी इफेक्ट कर रहा है कि आप कितने काले दिखोगे, ठीक है। अगर मेलाटोनिन आपकी बॉडी में ज्यादा निकल रहा है तो सीधी सी बात है आपका जो मेलानोसाइट के अंदर मेलानिन है वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट बना रहेगा, जिसकी वजह से आप फेयर दिखोगे। चलिए, तो ये हुई कहानी पीनियल ग्लैंड जो मेलाटोनिन निकाल रहा है, इसका में एक फंक्शन क्लियर हो गया पिगमेंटेशन में। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं करूं तो जो आपका मेलाटोनिन है, अच्छे से समझना बेटा, सवाल बनता है कि मेलाटोनिन कब पीनियल ग्लैंड निकालेगी। सवाल बनता है कि पीनियल ग्लैंड कब मेलाटोनिन निकालेगी, ज्यादा निकालेगी या कम निकालेगी, मेलाटोनिन उसे कब निकालना है। यह बात पीनियल ग्लैंड को कोई बताता तो जरूर होगा। एक्चुअली में अभी तक की जो रिसर्च है वो ये कहती है कि ये हो गई अगर आपकी आई, तो आई में मौजूद होती है आपका, मौजूद होता है आपका रेटिना, रेटिना में मौजूद होती है फोटो रिसेप्टर सेल, इतना आपको जानना है, जरूरी है, ठीक है। रेटिना में मौजूद होती है फोटो रिसेप्टर सेल, मतलब जो लाइट को सेंस कर सकती हैं, ठीक है, रिसीव कर सकती हैं। अब मान लीजिए यहां से आपकी लाइट आई, इधर देखिएगा, यहां से आपकी लाइट आई और रेटिना में मौजूद फोटो सेंसिटिव सेल इसे सेंस करी और ये मैसेज भेज देती है पीनियल ग्लैंड को। अब पीनियल ग्लैंड समझिएगा अच्छे से, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन
कब ज्यादा निकालती है ये अच्छे से समझना। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन निकालती है ज्यादा डार्कनेस के केस में, जितनी ज्यादा डार्कनेस होगी उतना ज्यादा मेलाटोनिन बनाएगी। अब बताइए, मान लीजिए दोपहर का 12 बज रहा है, कितना बज रहा है 12, चलो इधर देखना, दोपहर का 12 बज रहा है, तो इस समय आंखों के थ्रू रेटिना पे लाइट पड़ रही होगी ज्यादा, तो पीनियल ग्लैंड को जो मैसेज जा रहा होगा वो मेलाटोनिन ज्यादा निकालने को जा रहा होगा कि मेलाटोनिन को सप्रेस करने का जा रहा होगा, सप्रेस करने को जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन कब ज्यादा बनाएगी, जितनी ज्यादा डार्कनेस होगी उतना ज्यादा बनाएगा पीनियल ग्लैंड आपका मेलाटोनिन। लेकिन मान लीजिए अगर ये रात के 12 बज रहे होंगे तो यहां पर लाइट लगभग ना के बराबर जा रही होगी, तो अल्टीमेटली डार्कनेस, जब भाई देखो लाइट ना पहुंचना मतलब डार्कनेस, डार्कनेस नाम की कोई चीज नहीं होती ना, अब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, दैट्स ऑल। तो अब बेटा जब पीनियल ग्लैंड को फोटो रिसेप्टर से मैसेज नहीं भेज रही होंगी तो ये क्या करती है, इस समय डार्कनेस के केस में मेलाटोनिन बनाने लगती है ज्यादा। अब मेरी बात को समझना, इसी वजह से पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है आई से। और अभी समझो अच्छे से। अब बेटा पीनियल ग्लैंड क्योंकि लाइट को लेकर या बोल दो देखो डार्कनेस को लेकर वो सेंसिटिव है, ठीक है, सेंसिटिव है, मतलब जब डार्कनेस उसे मिलती, जब उसे डार्कनेस का मैसेज जाता है कि भैया इस समय लाइट इंटेंसिटी कम है, तो मेलाटोनिन जो है बनाना चालू कर देती है। जैसे जैसे डार्कनेस बढ़ती जाएगी मेलाटोनिन और ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा, ठीक है। और जैसे जब लाइट आने लगेगी तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो मेलाटोनिन बहुत कम हो जाएगा। अल्टीमेटली ये जो पीनियल ग्लैंड है वो ब्रेन के फोर ब्रेन के डोर्सल साइड, मतलब बिल्कुल सेंटर में पाई जाने के बावजूद ये सेंस कर सकती है बाहर का एनवायरनमेंट कि इस समय दिन है कि रात है। दैट्स व्हाई पीनियल ग्लैंड को हम थर्ड आई बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं कि पीनियल ग्लैंड हमारा 24 आवर की साइकिल को कंट्रोल करता है कि कब आपको सोना है, कब आपको जगना है। एक खास बात आपको बताता हूं कि जो मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन को हम स्लीपिंग हार्मोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका मेलाटोनिन है, अच्छे से समझिएगा बेटा, कि जो आपका मेलाटोनिन है इसी की वजह से आपको नींद आती है, ठीक है। होता क्या है बेटा, कॉमन सेंस लगाओ, जब इवनिंग का समय आता है, जब शाम का समय आता है, शाम से जब हम रात की तरफ मूव कर रहे होते हैं, इधर देखो मैं एक ऐसे सिंपल सा ग्राफ बना दे रहा हूं, डरना मत, ठीक है। यहां पर मैंने ग्राफ बना दिया, यहां पर लिख दिया अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन, ठीक है। ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं, ठीक है, बस लगाना है। अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और यहां पर मैंने आपका टाइम लिख दिया है, इस समय इवनिंग है, इस समय जो है रात के 12 बज रहे हैं, मतलब यहां मैंने लिख दिया 12 AM, ठीक है, 12 AM मतलब रात के 12 बज रहे हैं। और फिर आपका अगले दिन की क्या हो गई बेटा, मॉर्निंग हो गई, और अल्टीमेटली अगले दिन का 12 PM मतलब ये दोपहर हो गई, ठीक है। अब अच्छे से समझना बेटा, इवनिंग के समय में क्या होगा, लाइट बहुत कम हो रही होगी। लाइट जब कम हो जाएगी तो सीधी बात है, लाइट कम मतलब डार्कनेस ज्यादा मतलब अब मेलाटोनिन बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे इवनिंग से नाइट की तरफ बढ़ेंगे मेलाटोनिन बढ़ता जाएगा, और रात के 12 बजे के आसपास मेलाटोनिन अपने पीक पे होगा, ठीक है। इसी वजह से बेटा हमें रात में नींद आती है, क्योंकि रात के केस में आपकी डार्कनेस होगी तो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन ज्यादा निकालेगा, ठीक है। और जैसे जैसे फिर सुबह की तरफ हम बढ़ने लगेंगे मेलाटोनिन फिर कम होने लगेगा, क्योंकि लाइट आने लगेगी, और दोपहर के 12 बजे तक मेलाटोनिन बिल्कुल खत्म होने लगेगा। दैट्स वाई हमें रात को नींद आती है। ऐसी हमारी बॉडी की रिदम है। तो मैं बोल सकता हूं स्लीप वेक साइकिल, क्या बोला, स्लीप वेक साइकिल कौन कंट्रोल करता है, आपका पीनियल ग्लैंड, स्लीप वेक साइकिल। चलिए अब अगर हम आगे बात करें तो पीनियल ग्लैंड जो है, सही से समझिएगा, पीनियल ग्लैंड जो है जो मेलाटोनिन निकाल रही है, अगर मेलाटोनिन कम निकलता है तो ऐसा देखा गया है कि औरतों में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है। इसका मतलब ये अफेक्ट करता होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल को, एमसी को, ठीक है। ऐसा क्यों करता है ये आपको डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना ही आपको जानना था, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड अफेक्ट करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, क्योंकि मेलाटोनिन अगर कम होने लगता है तो एमसी इससे क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है। चलिए अब अगर हम आगे बात करें तो पीनियल ग्लैंड जो है ये, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे इम्यूनो सिस्टम में। एक्चुअली में पीनियल ग्लैंड से जो मेलाटोनिन निकल रहा है इसका इन्फ्लामेटरी इफेक्ट आता है, और इसका डब्ल्यूबीसी पर सीधा इफेक्ट पड़ता है, जो कि आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। बेहतर होगा आप सीधे याद रखिए कि ये हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। डिफेंस कैपेबिलिटी, अगर सही मात्रा में मेलाटोनिन है तो ये हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, डिटेल में आपको नहीं जानना है, ठीक है, क्योंकि मैं नीट की क्लास ले रहा हूं तो बस नीट से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। नीट से हम सिर्फ उतना जाएंगे जितना हमारे काम का है, काम के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है।
क्योंकि याद रखना सिलेक्शन तभी होता है जब आपको यह पता हो क्या छोड़ना है, ठीक है, वरना पढ़ने को तो बहुत कुछ है। तो चलिए, पीनियल ग्लैंड फोरब्रेन के डोर्सल साइड पाई जाएगी। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करती है, डार्कनेस जितनी ज्यादा मेलाटोनिन उतना ज्यादा, इसका मतलब ये लाइट सेंसिटिव ग्लैंड है और इसी वजह से इसे हम थर्ड आई भी बोलते हैं। पीनियल ग्लैंड जो है वो आपकी पिगमेंटेशन के लिए पिगमेंटेशन को कैसे अफेक्ट कर रही मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करती है, मेलानिन नाम के पिगमेंट को कंसंट्रेट करती है जिसकी वजह से फेयर कॉम्प्लेक्शन आता है। पीनियल ग्लैंड लाइट सेंसिटिव है, दैट्स व्हाई 24 आवर स्लीप वेक साइकिल इन सारी चीजों को कंट्रोल करती है। आपका इफेक्ट करेगा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को, क्योंकि मेलाटोनिन अगर आपका कम होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होने लगती है। डिफेंस कैपेबिलिटी को भी ये इफेक्ट करता है। चलिए, अब अगर हम एनसीईआरटी पर जाएं तो यहां पर हम देखेंगे, एनसीईआरटी को देखेंगे तो यहां पर आपको एक पॉइंट और मिलेगा जिसके बारे में पढ़ाते वक्त डिस्कस करूंगा। पीनियल ग्लैंड लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन के, याद रखना, फोरब्रेन के डोर्सल साइड पाया जाएगा। सिक्रीट करेगा सिर्फ एक हार्मोन मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है 24 आवर के डाययूरनल रिदम, मतलब दिनों और रात के रिदम। भाई मेलाटोनिन ही तो स्लीप देता है, ठीक है। अल्टीमेटली ये मेंटेन करता है आपका नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप एक साइकिल। और यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये आपके बॉडी टेम्परेचर को भी इफेक्ट करता है, जिसको आपको डिटेल में नहीं जानना है कि कैसे करता है। मैकेनिज्म क्लियर है इसकी, लेकिन आपको जानना नहीं है, बस इस पॉइंट को याद रखिएगा। बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करने में मदद करता है। इन एडिशन इसके साथ साथ जो मेलाटोनिन है वो आपकी मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करने के साथ साथ पिगमेंटेशन को इफेक्ट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट करता है। याद रखना, एम से मेटाबॉलिज्म, एम से मेंस्ट्रुअल साइकिल, याद रखना। और इसके साथ साथ डिफेंस कैपेबिलिटी। चलिए, आप जल्दी से देखिए, 24 आवर के डाययूरनल रिदम को, बॉडी टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, डिफेंस कैपेबिलिटी। देखो यार, बहुत डिटेल में नहीं मैं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि सीधी सी बात है, प्री मेडिकल की क्लास है। अगर मैं मेडिकल की ले रहा होता तो मैं इसी चीज में घुस जाता। अब फिर मेटाबॉलिज्म पे मैं बातें करने लगता कि भाई मेलाटोनिन जो है वो आपके इंसुलिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो इतनी बातें करने की कोई जरूरत नहीं, आपको बस ये बात याद रखनी, मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेलाटोनिन इफेक्ट करता है, पिगमेंटेशन को इफेक्ट करता है, डिफेंस कैपेबिलिटी को इफेक्ट करता है और 24 आवर की स्लीप वेक साइकिल को इफेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड को, तो चलिए हम सबसे पहले थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर को देखेंगे। हम सबको पता है भाई कि थायराइड ग्लैंड जो है वो आपकी ट्रैकिया के इधर और इधर पाई जाती है, ठीक है। ट्रैकिया के इधर और इधर मतलब दोनों साइड पाई जाती है, मतलब ये बाइलोब्ड हुई, ठीक है। अब ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, अगर इसे हम वेंट्रल साइड से देखें, वेंट्रल साइड मतलब सामने से देखें, अगर यहां पर थायराइड ग्लैंड को वेंट्रल साइड से देखें तो यहां पर एक थिन मतलब पतला कनेक्टिव टिश्यू जो दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है, पतला कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बाद में बात करेंगे। पहले इधर देखिए, अगर दो बड़ी चीज को कोई पतला रास्ता जोड़ता है, क्या बोला, दो बड़ी चीज को कोई पतला रास्ता जोड़ता है तो उस पतले रास्ते को बोलते हैं हम स्थमस। तो कॉमन सेंस लगाइए, दो बड़े लोब को अगर कोई पतला रास्ता जोड़ रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, स्थमस, ठीक है। और ये आपका थिन कनेक्टिव टिश्यू, बायोलॉजी में मैक्सिमम चीजें थिन है, याद रखना, थिन कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है और ये वेंट्रल साइड के देखने पर आपको स्थमस दिखेगा। वहीं पर अगर आप इसे डोर्सल साइड से देखोगे तो डोर्सल साइड पर यहां पर कोई स्थमस मौजूद नहीं होता। अगर हम एनसीईआरटी के डायग्राम को देखें तो एनसीईआरटी के डायग्राम में इन्होंने पहले वेंट्रल साइड दिखाई है। वेंट्रल साइड में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि बाइलोब थायराइड है, ये आपके वोकल कॉर्ड्स दिखा दिए गए हैं, ये आपका ट्रैकिया हो गया और यहां पर ये दिख रहा है थिन कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका थिन कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप क्या बोलते हैं, स्थमस, गॉट इट। और यहीं पर ये देखिए आप इसका डोर्सल साइड पर पाई जाएंगी आपकी पैराथायराइड ग्लैंड, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे, लेकिन स्थमस मौजूद नहीं होगा। तो थायराइड ग्लैंड आपकी कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स व्हिच आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड, दोनों साइड ट्रैकिया के मौजूद होगा। ट्रैकिया का दूसरा नाम विंड पाइप। Each of the lobe are interconnected with a thin flap, एक थिन फ्लैप पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्थमस, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड को, अगर हम काट के देखें तो थायराइड ग्लैंड में ये बेटा ये डायग्राम जरूर बना लेना, जो आपका थायराइड ग्लैंड है इसमें पाई जाती हैं फॉलिकल्स, ठीक है। और ये बना दी मैंने आपके लिए फॉलिकल्स, ठीक है। कुछ फॉलिकल बना दे रहे हैं, कुछ फॉलिकल से काम चल जाएगा। ये बना दी फॉलिकल। ये जो फॉलिकल्स हैं आपकी, ये फॉलिकल्स जो हैं इनमें बेटा क्यूबाइडल सेल्स पाई जाती हैं, अर्थात क्यूब लाइक सेल्स पाई जाती हैं। और ये क्यूबाइडल सेल मैं इन्हें, क्योंकि ये फॉलिकल बना रही है मिलके, क्या बना रही है, फॉलिकल। अब ये फॉलिकल बना रही हैं, इस वजह से मैं कह सकता हूं कि ये जो क्यूबाइडल सेल हैं इन्हीं को मैं फॉलिकुलर सेल कह सकता हूं। तो बेटा अगर मैं इसे एक सिंगल सेल को फॉलिकुलर सेल कह रहा हूं, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं पूरा फॉलिकुलर क्यूबाइडल सेल। शेप कैसा है,
क्यूबाइडल है और फॉलिकुलर क्यूबाइडल सेल मिलकर क्या बना रही है, फॉलिकल। ठीक है, अब अच्छे से देखना बेटा, इन फॉलिकल्स के बीच में मौजूद होता है मैट्रिक्स। क्या मौजूद होता है, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स मतलब ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद होता है, और इन फॉलिकल्स के बीच में जो मैट्रिक्स है, इन्हीं मैट्रिक्स में पाई जाती हैं कुछ ग्रुप ऑफ सेल जिन्हें हम बोलते हैं सी सेल। क्या बोला, सी सेल। सी सेल या इसी को बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल। पैरा मतलब होता है साथ साथ, फॉलिकल के साथ साथ पाई जाती है पैरा फॉलिकुलर सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं सी सेल। ठीक है, इनके बारे में हम लास्ट में जिक्र करेंगे, पहले देखते हैं फॉलिकुलर क्यूबाइडल सेल की क्या कहानी है। ये जो आपकी फॉलिकुलर क्यूबाइडल सेल है, जो मिलकर क्या बना रही है, फॉलिकल बना रही है, ये हार्मोन बनाती है T3 और T4 हार्मोन। T3 का मतलब बेटा ट्राई आइडोथायरोनिन, नाम को पकड़िए, ट्राई आइडोथायरोनिन। इधर देखना बेटा, नेक्स्ट पेज पर चलें अगर, तो ये आपकी जो फॉलिकुलर सेल है, फॉलिक्यूलर सेल है, ये आपकी दो हार्मोन बनाती है, एक कहलाता है T3 और अगला कहलाता है T4। ये जो आपका T4 है, इसी को हम लोग बोलते हैं थायरॉक्सिन। चलो देखना बेटा, ये जो 3 और 4 है, ये नंबर ऑफ आयोडीन एटम को बताता है कि जो T3 हार्मोन है, इसमें आयोडीन के एटम होंगे 3, T4 में आयोडीन के एटम होंगे 4। क्लियर, अब समझना, T3 नाम पकड़ो, ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक है, ट्राई मतलब 3 आयोडीन के एटम, T4 का मतलब टेट्रा आइडोथायरोनिन, या इसी को बोलते हैं हम थायरॉक्सिन। अब अगर बेटा T3 में मैं कितने आयोडीन के एटम जोड़ दूं कि T4 बन जाए, बेटा T3 में एक आयोडीन के एटम अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा आपका, T4। ठीक है, तो इसका मतलब T3 से T4 बनाया जा सकता है, सिर्फ एक आयोडीन एटम हमें जोड़ना है। चलिए, अब अगर हम बात करें T3 और T4 की, तो जो आपका T3 है, T3 जो है ये कम अमाउंट में निकलता है। और बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है, जो चीज कम अमाउंट में निकल रही है, इसका मतलब क्या है, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी है ज्यादा। ठीक है, तो T3 का अमाउंट क्या निकलता है, कम, इसका मतलब इसकी पोटेंसी क्या है, इसकी क्षमता क्या है काम करने की, ज्यादा। बेटा सीधी सी बात है, कोई चीज अगर जो है ज्यादा काम करने की क्षमता रखती है तो हम उसका इस्तेमाल कम करेंगे। गॉट इट। तो T3 T4 की ये यहां पर हो गई हमारी कहानी। अब अच्छे से समझना बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि T3 T4 हार्मोन बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट बहुत जरूरी है, तो वो एलिमेंट क्या होगा, आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी पड़ गई तो आपका T3 T4 क्या होगा, कम बनेगा। कम के लिए वर्ड यूज होता है हाइपो, तो आयोडीन की कमी से हो सकता है आपको हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म। अब बेटा आयोडीन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, और अक्सर जो है आप कंफ्यूज हो जाते हो, सर हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है कि आपका गोइटर हो रहा है, कि एक्सोप्थेल्मिक गोइटर है, कि ग्रेवीज है, सर इन सब में डिफरेंसेस क्या है, इन पर मैं बातें अभी थोड़ी देर में करूंगा। चलिए, अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, अच्छे से देखिएगा, यहां पर द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, फॉलिकल पाई जाती है, स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू में पाई जाती है पैरा फॉलिकुलर सेल, जिसकी एनसीईआरटी बाद में बात करेगी। ईच थायराइड फॉलिकल, हर एक थायराइड फॉलिकल में पाई जाती है फॉलिकुलर सेल, जिनके अंदर बीच में आपको क्या दिखाया था, कैविटी थी। ये फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज करेगी दो हार्मोन, टेट्राआइडोथायरोनिन, दूसरा नाम थायरॉक्सिन, या इसी को बोल दिया क्या, T4, एंड ट्राई आइडोथायरोनिन या T3। आयोडीन जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, नाम में ही पकड़ में आ रहा है, 3 आयोडीन का एटम, 4 आयोडीन का एटम। आयोडीन जरूरी है नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस, ताकि नॉर्मल जो है हार्मोन की सिंथेसिस होती रहे। अगर आयोडीन की कमी आ गई तो क्या हो जाएगा आपको, हाइपोथायरॉयडिज्म। गॉट इट। एंड अब समझना बेटा, यहां पर अब मैं आपको क्लियर करूंगा कि कहानी क्या है। ये ग्वाइटर क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, इसे अच्छे से समझना। सबसे पहली चीज ग्वाइटर जिसे आप क्या बोल देते हो, घींगा। ठीक है, अब अगर बताइए, मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको ग्वाइटर है, क्या बोला, अगर आपको ग्वाइटर है तो बताइए आपकी थायराइड ग्लैंड सही काम कर रही है या गड़बड़ काम कर रही है, क्वेश्चन है मेरा। अगर आपको ग्वाइटर है तो आपकी थायराइड ग्लैंड सही काम कर रही है कि गड़बड़ काम कर रही है। देखो भैया, ग्वाइटर का मतलब ये नहीं होता कि आपकी थायराइड ग्लैंड सही मात्रा में हार्मोन बना रही है या नहीं बना रही है। ठीक है, सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि ग्वाइटर का सिर्फ इतना मतलब होता है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना कहलाता है ग्वाइटर। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज नोन एज ग्वाइटर। अब इससे ज्यादा आप दिमाग नहीं लगाओगे इसमें। ठीक है, ग्वाइटर का बस यही मतलब है कि थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना। ठीक है, अब बेटा आपके मन में सवाल आएगा कि सर हाइपोथायरॉयडिज्म हो, हाइपरथायरॉयडिज्म हो, कब इनलार्ज होगी थायराइड ग्लैंड। बेटा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है थायराइड ग्लैंड नॉर्मल हार्मोन सिक्रीट कर रही हो, उसके बाद भी उसमें इनलार्जमेंट हो जाए।
ठीक है। तो आप कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि गोइटर हाइपर में है या हाइपो में है या थायराइड ग्लैंड नॉर्मल हार्मोन निकाल ले। गोइटर किसी भी केस में हो सकता है, बस गोइटर का इतना साफ शब्दों में मतलब समझिए, थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना इज कॉल्ड इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड गोइटर। बात खत्म, क्लियर है यहां तक। चलिए, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि गोइटर आपका दोनों केस में हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म में भी हो सकता है और हाइपोथायराइडिज्म में भी हो सकता है, या तब भी हो सकता है जब थायराइड ग्लैंड नॉर्मल हार्मोन बना रही है, क्योंकि गोइटर का मतलब है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्लियर। थायराइड ग्लैंड हाइपर में भी हो सकता है बेटा गोइटर आपका, और आपका हाइपो में भी हो सकता है, मतलब दोनों में इनलार्जमेंट हो सकता है थायराइड ग्लैंड का। अब यहां पर आप एक खास प्रकार का गोइटर अलग से देख लो, जिसे हम बोलते हैं सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर में क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी की वजह से अगर गोइटर हो रहा है तो आपका वो कहलाएगा सिंपल गोइटर। क्लियर। आयोडीन की कमी, इसका मतलब क्या है, T3 T4 बनेंगे आपके कम, T3 T4 कम बनेगा, इसका मतलब सिंपल आपको क्या हो गया है, गोइटर हो गया है। अब आइए, मतलब ये केस किसका हुआ, हाइपोथायराइडिज्म का। तो हाइपोथायराइडिज्म का एक केस क्या बन गया आपका, सिंपल गोइटर। ठीक है। अब बेटा एक बात समझना, अगर हम आगे चलें यहां पर एनसीईआरटी में, तो क्या कहता है, एंड इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड गोइटर। समझना बेटा, यहां पर लाइन तोड़ा इन्होंने, बहुत गहरा मारा है। अक्सर आप गलत समझ लेते हो कि गोइटर कब होगा, हाइपोथायराइडिज्म के केस में। गलत बात। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हमारी डाइट में तो हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब अबे आयोडीन कम होगा तो आपका T3 T4 बनेगा कम, तो सीधी सी बात है थायराइड हार्मोन बनेगा कम, तो हाइपोथायराइडिज्म होगा। बात यहां पर खत्म। अब कह रहा है थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना कहलाता है क्या, गोइटर। ठीक है। अब बढ़ जाएगी, वो दोनों केस में हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म में भी और हाइपर में भी। चलो आगे बढ़े बेटा। अगर हम बात करें हाइपोथायराइडिज्म, अगर हाइपोथायराइडिज्म किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान हो गई, क्या बोला, हाइपोथायराइडिज्म अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो गई तो बेटा होगा क्या, T3 T4 बनेगा, T3 T4 महिला में बनेगा कम, क्योंकि हाइपो है ना, हाइपो मतलब कम। अब कॉमन सेंस लगाना, रटना मत। अगर T3 T4 कम, इसका मतलब क्या हो गई, हाइपोथायराइडिज्म। और महिला क्या है इस समय, प्रेग्नेंट। बेटा महिला के हार्मोन का इस्तेमाल ही उसका बच्चा करेगा। ठीक है। माँ जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है उसका इस्तेमाल बच्चा भी करता है। तो ये जो T3 T4 कम हुआ तो बच्चे को, जो आपका फीटस होगा, ठीक है, फीटस को ये हार्मोन मिल रहा होगा कम, फीटस को हार्मोन मिल रहा होगा कम, तो सीधी बात है फीटस की मेटाबॉलिज्म हो जाएगी डिस्टर्ब, क्योंकि T3 T4 आपकी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, आपके बीएमआर को रेगुलेट करता है। तो इस केस में क्या होगा कि फीटस का डेवलपमेंट क्या अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अर्थात डेवलपमेंट उसका डिस्टर्ब होगा, बच्चा कायदे से मैच्योर नहीं होगा, और उसके साथ साथ बच्चे की ग्रोथ होगी स्टंटेड ग्रोथ। अब लेकिन एक बात यहां पर याद रखना, अक्सर तुम क्रेटिनिज्म में कंफ्यूज हो जाते हो, तो समझना बेटा, एक पॉइंट लिख लो यहां पर कि आपका हाइपोथायराइडिज्म, क्या बोला, हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या है, सीधा सीधा थायराइड ग्लैंड द्वारा थायराइड हार्मोन को कम बनाना। हाइपोथायराइडिज्म का एक केस है आपका क्रेटिनिज्म, एक डिसऑर्डर है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म होता है आपका बच्चों में, बेबी में, गॉट इट। हाइपोथायराइडिज्म का एक केस है क्रेटिनिज्म, और क्रेटिनिज्म होता है बच्चों में। चलिए अब इधर देखना बेटा, पढ़ो यहां पर, हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, दैट इज क्रेटिनिज्म। बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड होगा, उसका आईक्यू लेवल कम होगा, और उसका जो है, अब उसकी जो स्किन है, स्किन भी उसकी एबनॉर्मल होगी, डीप होगा, म्यूट होगा, अल्टीमेटली बच्चा नहीं मजाक होगा। रट्टा मत मारो, सोचो एक महिला है जो प्रेग्नेंट है, अगर उस महिला में था हाइपोथायराइडिज्म हो रहा हो, वजह कुछ भी हो, आई डोंट केयर, हाइपोथायराइडिज्म हो रहा हो, T3 T4 अगर कम बनेगा तो सीधी बात है बच्चे को T3 T4 कम मिलेगा, और T3 T4 आपकी मेटाबॉलिज्म के रेट को डिसाइड करती है, बीएमआर को डिसाइड करती है, बच्चे की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी, अल्टीमेटली जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा नहीं, मजाक पैदा होगा। क्या होगा उसके साथ, उसका मतलब जितना बुरा कर पाओ बच्चे के साथ, उसकी ग्रोथ स्टंटेड कर दो, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ होने के साथ साथ एबनॉर्मल स्किन कर दो, डीफ कर दो, म्यूट कर दो, डीफ म्यूट मतलब बेटा गूंगा, डीफ मतलब बहरा, गूंगा कर दो, बहरा कर दो, मेंटली रिटार्डेड कर दो, आईक्यू लेवल कर दो, जितना बुरा कर पाओ उतना कर दो। अब बेटा एक बात याद रखना कि मैक्सिमम हार्मोन्स अगर बढ़ रहे हों या घट रहे हों फीमेल के केस में, तो उसका पहला इफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिखता है। ठीक है। तो अगर हाइपोथायराइडिज्म का केस
किसी एडल्ट फीमेल में आता है तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, मतलब कभी लेट से एमसी आएगी तो कभी जल्दी एमसी आएगी। अब इसके आगे एनसीईआरटी आपसे बातें करेगी हाइपरथायराइडिज्म पर। यहां पर ऐसे मैंने एक लकीर खींच दी, एक लठ खींच दिया। हाइपरथायराइडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड अब क्या कर रही है, ज्यादा थायराइड हार्मोन निकाल रही है, T3 T4 ज्यादा निकाल रही है। तो समझना हाइपरथायराइडिज्म का सिंपल सा मतलब होता है थायराइड हार्मोन का ज्यादा निकलना। वजह बहुत सारी हो सकती है। अब बेटा हाइपरथायराइडिज्म अगर होगा, समझना कायदे से, हाइपरथायराइडिज्म अगर होगा तो हाइपरथायराइडिज्म कब कब हो सकता है। मान लीजिए आपके थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स बन जाए या थायराइड ग्लैंड इनलार्ज कर जाती है, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो गई तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। तो बेटा हाइपरथायराइडिज्म का ही एक फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं हम एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। हाइपोथायराइडिज्म बड़ा शब्द है, इसका मतलब है थायराइड हार्मोन का ज्यादा निकलना। अब बेटा अगर थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो रही है तो ऐसे ग्वाइटर को हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म के ग्वाइटर को बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। बेटा ऑप्थैल मतलब होता है आई, ऑप्थैल मतलब होता है आई, एक्सो मतलब होता है बाहर। होता क्या है, ये जो एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर है इस केस में क्या होता है, जो आई होती है, आई के इधर उधर के मतलब अगल बगल के जो टिश्यूज होते हैं, ये हो गई आपकी आई, अगल बगल के टिश्यूज होते हैं, इस पर अपना ही इम्यूनो सिस्टम अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये टिश्यूज, आई के अगल बगल के टिश्यूज आपके सूज जाते हैं। दैट्स वाई आंखें आपको बाहर उभरी हुई दिखती हैं। आपको इधर फिगर में दिख रही होगी एक महिला जिसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई हैं, तो इसका मतलब इसमें होता होगा प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल। ये चीज हम रट नहीं रहे हैं, उसके नाम को पकड़ के बता दे रहे हैं, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल। और अगर अपना इम्यूनो सिस्टम अटैक कर दे रहा है, इसका मतलब ये डिजीज आपकी कैसे हुई, ऑटो इम्यूनो डिजीज। उसके साथ साथ अब बेटा अगर हाइपरथायराइडिज्म का केस है, ठीक है, तो हमें पता है कि थायराइड हार्मोन हमारे बीएमआर को रेगुलेट करता है। लेकिन अगर आपका T3 और T4 ये अगर आपका ज्यादा निकल रहा है, मतलब थायराइड हार्मोन ज्यादा निकल रहा है, तो बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा, जिससे हमारी मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगी। बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा हो जाएगा तो मेटाबॉलिक एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को चलाने के लिए एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी ज्यादा। अल्टीमेटली इसी की वजह से हमारा होगा वेट लॉस। गॉट इट। दोबारा समझना, T3 T4 अगर जरूरत से ज्यादा हुआ तो बीएमआर बढ़ जाएगा, एटीपी हमारा खर्च होगा ज्यादा, तो अल्टीमेटली वेट लॉस होगा। बेटा एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर का ही दूसरा नाम है ग्रेवीज डिजीज। ग्रेवीज एक्चुअली में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डिजीज को डिस्क्राइब किया था। दैट्स व्हाई एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर को हम ग्रेवीज डिजीज कहते हैं। ध्यान रखना, हाइपरथायराइडिज्म का मतलब सिर्फ थायराइड हार्मोन का ज्यादा निकलना। अब बेटा उसी में हम पढ़ते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ये इसी का एक फॉर्म है, ठीक है। ग्वाइटर है, इसका मतलब इनलार्जमेंट होना ही होना है थायराइड ग्लैंड का। एक्सोप्थेल्मिक मतलब प्रोट्रूशन होगा आई बॉल का। क्यों होगा, क्योंकि बेटा अपना ही इम्यूनो सिस्टम अटैक कर देता है आई के अगल बगल के टिश्यूज को। दैट इज ऑटो इम्यूनो डिजीज है ये आपकी। और इसमें क्या होगा बेटा, बीएमआर बढ़ जाने की वजह से आपका वेट लॉस होगा ज्यादा। चलिए अब अगर हम एनसीईआरटी पे वापस चलते हैं तो देखते हैं बेटा इन एडल्ट वुमेन अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी इरेगुलर हो जाएगी। अब यहां से आगे ड्यू टू कैंसर, अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए या नोड्यूल का डेवलपमेंट हो जाए तो रेट ऑफ सिंथेसिस और सिक्रीशन अर्थात थायराइड हार्मोन का बनना और उसका सिक्रीट होना हो जाएगा ज्यादा, और इतना ज्यादा हाई लेवल हो जाएगा कि अल्टीमेटली कंडीशन कहलाएगी हाइपरथायराइडिज्म, जो हमारी बॉडी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब करेगी। अब एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर ये हाइपरथायराइडिज्म का एक फॉर्म है, एक केस है, ठीक है, जिसके नाम को हमने पकड़ लिया। इसमें आंखें हो जाएंगी बाहर, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, ग्वाइटर का मतलब होता है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, और बीएमआर बढ़ जाएगा। ठीक है, बीएमआर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि T3 T4 का काम है बीएमआर को रेगुलेट करना। लेकिन अगर ये T3 T4 ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपका मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट अब आपका ज्यादा हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका एटीपी की हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वेट लॉस होगा। ग्रेवीज ने इसको डिस्क्राइब किया था, दैट्स व्हाई डिजीज का नाम पड़ा ग्रेवीज डिजीज। ठीक है, सारी चीजें हमने कॉन्सेप्ट से एकदम दिमाग में रखी है। अब चलिए, अब अगर हम बात करें थायराइड हार्मोन के फंक्शंस की, मतलब T3 T4 के फंक्शंस की, तो इसके फंक्शन आप डायरेक्ट देखिए, ये आपका रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है बेटा, बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हमारे आसपास का टेंपरेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और हम रेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या कोई भी अननेसेसरी मोशन नहीं कर रहे हैं, अननेसेसरी मतलब वर्क नहीं कर रहे हैं जिससे हमारी एनर्जी का लॉस हो रहा है, मतलब ओवरऑल हम रेस्ट में हैं। अगर आसपास का टेंपरेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और हम रेस्ट फेज में है, तो जितनी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए सरवाइव करने के लिए, दिल को धड़कवाने के लिए, नर्व इंपल्स कंडक्ट कराने के लिए, वही कहलाती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो हमारी रेगुलेट करता
करता है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को, और एक बात ध्यान रखना ये आरबीसी प्रोडक्शन के प्रोसेस को में भी सपोर्ट करता है। ये हमारी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इन तीनों के मेटाबॉलिज्म में भी रोल निभाता है, लेकिन डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। उसके साथ साथ ये मेंटेन करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हमारी बॉडी में। क्लियर? एक बार सारे फंक्शन दोबारा देखिए T3 T4 के। बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, आरबीसी प्रोडक्शन में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इसको भी कंट्रोल करता है, इसके साथ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को हमारी बॉडी में बैलेंस अवस्था में बनाए रखता है, ना ज्यादा होने देता है ना कम होने देता है। तो सोचो अगर T3 T4 ज्यादा हो गया तो कितनी सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, या कम हो गया तो भी कितनी सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब यहां पर एक हार्मोन का नाम आता है थायरोकैल्सीटोनिन। याद करिए मैंने आपको फॉलिकुलर सेल पढ़ाई थी, याद आया? पैरा फॉलिकुलर सेल या सी सेल जो आपकी मैट्रिक्स में पाई जाती है, और कहा था उसका फंक्शन लास्ट में पढ़ेंगे। वही आपकी बनाती है थायरोकैल्सीटोनिन। तो यहां पर लिखा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में भी कौन सी सेल? सी सेल, जिसे हम बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल। ये सिक्रीट करता ही है एक प्रोटीन हार्मोन, याद रखना प्रोटीन हार्मोन है, और जिसका नाम क्या है? थायरोकैल्सीटोनिन। ये हमारे ब्लड के कैल्शियम लेवल को कैसे रेगुलेट करता है ये हम सीखेंगे कब? जब हम पैरा हार्मोन के साथ इसका रिलेशन देखेंगे। तो अब एक बात याद रखना मेरी बेटा, थायराइड ग्लैंड के बारे में खास बात यह है कि थायराइड ग्लैंड आपकी लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये पॉइंट याद रखना। दूसरा, थायराइड ग्लैंड एक लौती ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन को स्टोर कर सकती है, बाकी कोई भी ग्लैंड हार्मोन स्टोर नहीं करती, बस प्रोड्यूस करती है, तुरंत सिक्रीट करना पड़ता है। लेकिन स्टोरेज करने का मेन फंक्शन किसका है सभी इंडोक्राइन ग्लैंड में? थायराइड ग्लैंड का। इट इज द ओनली ग्लैंड विच कैन स्टोर हार्मोन अप टू 2 months। ठीक है, 2 month भूल जाना, बस याद रखना थायराइड ग्लैंड हार्मोन को स्टोर कर सकती है, T3 T4 को स्टोर कर सकती है। मैंने आपको बताया था कि बेटा फॉलिकुलर सेल मिलकर फॉलिकल बनाती है जो कि क्यूबाइडल एपिथेलियम की बनी होती है, और इसी के अंदर T3 T4 इन्हीं फॉलिकल में T3 T4 क्या रहता है? स्टोर रहता है। और फॉलिकल्स के बीच में पाई जाती है आपकी सी सेल जो पैरा फॉलिकुलर सेल भी कहलाती है, यही बनाती है थायरोकैल्सीटोनिन। कैल्सी मतलब कैल्शियम में कुछ ना कुछ रोल होगा। थायरोकैल्सीटोनिन एक आपका प्रोटीन हार्मोन है। अब ये कैसे कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा पैराथायराइड ग्लैंड। अब अगर हम बात करें पैराथायराइड ग्लैंड की, तो बेटा पैराथायराइड ग्लैंड इधर देखना बेटा, ये मेरा वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड में हमें इस्थमस दिखता है, याद रखना। लेकिन अगर हम देखें डोर्सल साइड से अगर देखें तो यहां पर हमें दिखती है 2 पेयर में, अर्थात 1 पेयर ओवरऑल 2 पेयर दिखती है हमें पैराथायराइड ग्लैंड। पैरा का मतलब होता है साथ साथ, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे पाई जाती है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड पीछे से दिखेगी, दैट इज डोर्सल साइड से। तो देखिएगा पैराथायराइड ग्लैंड की क्या कहानी है। इन ह्यूमन 4 पैराथायराइड ग्लैंड मतलब 2 पेयर पैराथायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, 1 पेयर ईच इन 2 लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। अच्छे से समझना, मतलब एक पेयर पाई जाएगी प्रत्येक लोब में। अब बेटा ये जो आपका पैराथायराइड ग्लैंड है इसके हार्मोन का नाम रटना ही नहीं है, सीधा सीधा है भाई। पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाएगी? पैराथ हार्मोन। ध्यान रखना ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा? पेप्टाइड हार्मोन, मतलब अमीनो एसिड के जुड़ने से, अमीनो एसिड जुड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो अर्थात ओवरऑल ये क्या होगा? अमीनो एसिड की एक चेन होगी। और याद रखना थायरोकैल्सीटोनिन एक प्रोटीन हार्मोन है, वहीं पर पैराथ हार्मोन आपका पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, अब बेटा समझना अच्छे से, जो आपका पैराथ हार्मोन है ये भी कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है हमारे ब्लड में कि कैल्शियम ज्यादा होगा या कम होगा, और ये भी रेगुलेट करता है। लेकिन अब रेगुलेट करने के तरीके अंतर है। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? चीजों को कंट्रोल में रखना, ना जरूरत से ज्यादा हो पाए ना जरूरत से कम हो पाए। अब ये दोनों मिलकर कैसे रेगुलेट करते हैं इस चीज को समझना है अगर आपको, तो अब आपको चलना है व्हाइट बोर्ड पर। आइए अब हम देखते हैं जो आपकी सी सेल थी दैट इज पैराफॉलिकुलर सेल, ये आपकी क्या बनाई थी? ये आपकी बनाई थी थायरोकैल्सीटोनिन जो कि आपका प्रोटीन हार्मोन था। वहीं पर जो आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड थी, शॉर्ट में लिख रहा हूं पीटीजी, ये आपकी बनाई थी पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन आपका
ये आपका था पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, जो आपकी टीसीटी है ये क्या करती है, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करती है, और वहीं पर पैरथ हार्मोन क्या करता है, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। अब अच्छे से समझना बेटा, रटना कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस लगाइएगा। अब देखिए जरा, अगर आपको ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाना है तो आप क्या क्या कर सकते हो। चलो बेटा, बोन हमारी बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, तो सीधी बात है, और मान लो यहां पर ब्लड का पाइप जा रहा है, तो बेटा ब्लड में अगर कैल्शियम बढ़ाना है तो मैंने क्या किया, बोन से कैल्शियम ले लिया। अब बोन से आप कैल्शियम लोगे, कैल्शियम एक मिनरल है, डी का मतलब हुआ रिमूवल, मतलब ये क्या कराता होगा, डीमिनरलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, अर्थात बोन से डीमिनरलाइजेशन कराता है, या आप बोल दो रिजॉर्प्शन कराता है, मतलब ओवरऑल बोन से ये कैल्शियम लेगा ताकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए। मतलब ओवरऑल पैरथ हार्मोन का काम है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना कैसे भी। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जब खाना डालेंगे तो बेटा उससे भी कैल्शियम आएगा, वो भी जाएगा किसमें, ब्लड में। इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता होगा। उसके साथ साथ बेटा जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है तो जो नेफ्रॉन होती है उसमें आपके मिनरल्स भी जाते हैं जैसे कैल्शियम, तो नेफ्रॉन से ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है, जिसकी मदद से ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। अल्टीमेटली आपको करना क्या है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है किसी भी कीमत पर। भैया देखो, पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो पैरथ हार्मोन जो निकालती है, इसका काम है कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। अब बढ़ाने के लिए बोन का डीमिनरलाइजेशन करो, चाहे नेफ्रॉन से कैल्शियम एब्जॉर्ब कराओ, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब कराओ, ओवरऑल कैल्शियम का लेवल आपको ब्लड में बढ़ाना है। वहीं पर ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल घटाएगा, इसका मतलब क्या है, वो भाई सारे काम क्या कर देगा, उल्टा। मतलब अगर ये डीमिनरलाइजेशन करा रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ मिनरल करा रहा है, तो ये करा देगा रीमिनरलाइजेशन, अर्थात बोन को कैल्शियम दे देगा, मतलब सारे एंटागोनिस्ट फंक्शन दिखाएगा। अल्टीमेटली ये दोनों घटा बढ़ाकर अल्टीमेटली क्या करते हैं, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट रखते हैं। चलिए अब इधर देखिएगा, पैराथायरॉइड ग्लैंड इंक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल इन ब्लड। पैराथायरॉइड जो आपका पैराथायरॉइड हार्मोन है आपका, या पैरथ हार्मोन शॉर्ट में बोल देते हैं, पैरथ हार्मोन जो है वो आपका बोन पर असर दिखाएगा अपना और स्टिमुलेट करेगा बोन रिजॉर्प्शन को, अर्थात डिसॉल्व होगी बोन, डिसोल्यूशन होगा या डीमिनरलाइजेशन होगा, कैल्शियम निकलेगा। ये रीएब्जॉर्प्शन कराएगा कैल्शियम का बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, इंक्रीज करेगा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बाय डाइजेस्टिव फूड। अल्टीमेटली जो पीटीएच है, पैरथ हार्मोन है, ये आपका हाइपर कैल्सिमिक है, ठीक है। हाइपर कैल्सिमिक मतलब जो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाए, तो वहीं पर टीसीटी क्या हो गया, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन हो गया। आइए, इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल अलोंग विद टीसीटी, टीसीटी के साथ मिलकर ये क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करेगा। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया, क्या बोला, अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो हम चाहेंगे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़े, तो पैरथ हार्मोन निकलेगा, ठीक है। अब अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो गया तो हम चाहते हैं कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज ना जरूरत से ज्यादा होनी चाहिए ना जरूरत से कम। अब ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाने के लिए वहां पर क्या निकलेगा आपका, थायरोकैल्सिटोनिन, गॉट इट। और इस तरीके से दोनों रेगुलेट करते हैं आपका कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अब मेरा एक अच्छा सा सवाल है, इसे अच्छे से बताना बेटा। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए, क्या बोला, जैसे मान लीजिए किसी को हाइपरथायराइडिज्म है, एक क्वेश्चन है मेरा, हाइपरथायराइडिज्म है। अब हाइपरथायराइडिज्म के केस में इधर देखना बेटा, हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म के केस में जल्दी से बताइए कि टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ज्यादा निकलेगा या कम निकलेगा, सोच लो आराम से। हाइपरथायराइडिज्म का केस है।